दीपांकर गांगुली होनहार पिता अतुल देव मां देविका जी का लाडला दुलारा एक लौती संतान था। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा था। लगातार नौकरी के आवेदन करता और प्रतियोगिता के परीक्षाओं को देता, मगर भाग्य था कि साथ ही नहीं देता। 4-5 वर्ष की लगातार मेहनत के बाद अंतिम अवसर में दीपांकर गांगुली को भारतीय वन सेवा में मंडलीय वन अधिकारी पद हेतु चयन किया गया। दीपांकर गांगुली की सफलता से पिता अतुल मां देविका की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। घर में उत्सव का वातावरण था। गांव में भी खुशी का वातावरण था, क्योंकि वीरभूमि जनपद के जोगमबाड़ी गांव के किसी परिवार में अब तक कोई इतने बड़े पद पर चयनित नहीं हुआ था, जिसके कारण गांव में खुशी का माहौल था। रिश्ते नाते में भी दीपांकर की सफलता के चर्च हो रहे थे। साक्षात्कार एवं स्वस्थ परीक्षण के उपरांत दीपांकर को प्रशिक्षण में जाने का आदेश प्राप्त हुआ। जोगमबाड़ी गांव वालों ने अतुल गांगुली एवं देविका से दीपांकर की सफलता के लिए भोज की मांग की, जिसे अतुल गांगुली ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और दीपांकर के प्रशिक्षण में जाने से पहले भोज देने का वचन गांव वालों को दिया। दीपकंड गांगुली ने गांव के ही कन्हैया बाबू को बुलाकर दीपांकर की नौकरी मिलने की खुशी में भोज के व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। कन्हैया बाबू ने बड़ी ही खुशी से जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हामी भर दी और भोज की तैयारियों में जुट गए। मिष्टी, दोई, मच्छी भात आदि बंगाली व्यंजनों की सूची तैयार की और तैयारी में जुट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दीपांकर के प्रशिक्षण में जाने की तिथि मात्र 1 सप्ताह शेष रह गई। अतुल गांगुली ने दीपांकर को बुलाकर कहा, बेटे, तेरी कड़ी मेहनत, सब्र, ईश्वर की कृपा एवं बड़ों के आशीर्वाद से यह सफलता हासिल हुई है। तुम कलकत्ता जाकर काली बड़ी मां काली के दर्शन एवं दक्षिण काली स्वामी रामकृष्ण आश्रम के आशीर्वाद दर्शन कर लौट आओ। फिर भोज के बाद प्रशिक्षण में जाना ही है। अतुल आज्ञाकारी और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाला पुत्र था, अतः उसी दिन शाम को वह सारी तैयारियां पूरी करके मां का आशीर्वाद लिया और कोलकाता रवाना हो गया। पूरे 5 दिन बाद पिता की आज्ञानुसार सारे दर्शन आशीर्वाद प्राप्त कर गांव लौट आया। भोज की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सारे रिश्ते, ना तो इष्ट मित्रों को आमंत्रण दिया गया था, जिनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। भोज के दिन सुबह से ही कन्हैया बाबू दीपांकर के घर पर आकर जम गए भोज की सारी तैयारी का बड़ी बारीकी से निगरानी कर रहे थे। सारे पकवानों की गुणवत्ता की स्वयं परख कर रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने को हुई और अब भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। पूरी रात भोज का जश्न चलता रहा। जोगमबाड़ी गांव के लोग बहुत खुश थे कि उनके गांव का दीपांकर देश की प्रतिष्ठित सेवा भारतीय वन सेवा के लिए चयनित हुआ है। सबने हृदय से दीपांकर को आशीर्वाद दिया। एक दिन बाद दीपांकर को प्रशिक्षण हेतु जाना था। पिता अतुल गांगुली, मां देविका एवं दीपांकर को दूसरे दिन शाम को फुर्सत मिली, जब सारे मेहमान चले गए और भोज से संबंधित सारे कार्य निपट गए। एक दिन ही विश्राम के लिए दीपांकर को मिला। अगले दिन दीपांकर ने जाने के लिए आवश्यक सामान की पैकिंग की। पिता अतुल एवं मां ने दीपांकर को बाहर जाने और रहने संबंधित अनेकों नसीहतें दी, जिसे शिरोधार्य किया। दीपांकर के जाने का समय आ गया। लगभग पूरे गांव के लोग अतुल के दरवाजे पर दीपांकर को विदा करने एकत्र हुए। दीपांकर को बग्घी से रेलवे स्टेशन जाना था। बग्घी तैयार थी। पूरे गांव के लोगों ने हृदय भाव के साथ दीपांकर को विदा किया। मां देविका की आंखों में खुशी एवं योग आंसू झलकने लगे। अतुल गांगुली ने पत्नी देविका को समझा। दीपांकर बग्घी पर सवार होकर रेलवे स्टेशन को चला। पूरा गांव एवं मां बाप तब तक दीपांकर की बग्घी को निहारते रहे, जब तक कि आंख से ओझल नहीं हो गया। सभी गांववासी अपने अपने घर चले गए एवं अतुल देविका घर से बेटे के सकुशल प्रशिक्षण पूरा होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। दीपांकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन आई। दीपांकर ट्रेन में बैठा। ट्रेन चल दी। 2 दिन की यात्रा के बाद ट्रेन पूना पहुंची, जहां दीपांकर उतरकर प्रशिक्षण केंद्र पहुंच अपनी उपस्थिति संबंधित औपचारिकताओं को पूर्ण कर हॉस्टल में चला गया। अगले ही दिन से प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत दीपांकर पुनः गांव जोगमबड़ी लौट कर आया। गांव वालों ने बड़े जोश से दीपांकर का स्वागत किया।
माँ ने बेटे की आरती उतारकर अभिनंदन किया। पिता अतुल गांगुली ने भी बेटे का विधिवत स्वागत अभिनंदन किया। दीपांकर को एक सप्ताह बाद पूर्वोत्तर के आंध्रा एवं तमिलनाडु के सीमा पर जंगलों में नियुक्ति मिली थी। एक सप्ताह कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। माँ बेटे दीपकंद्र को प्रतिदिन नया व्यंजन बनाकर खिलाती और बाहर के जादू टोना और सामाजिक खतरों के बातें समझती। सप्ताह बीत गया और दीपांकर नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने आंध्रा जिला पहुंच गया। उसने सबसे पहले तिरुपति के बालाजी के दर्शन किए और कार्यभार ग्रहण करने पहुंच गया। कार्यालय, अतिथि गृह एवं निवास जंगल में ही था। दीपांकर जब पहुंचा, कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले दीपांकर की मुलाकात उसके PRO राघव रेड्डी से हुई। फिर राघव रेड्डी दीपांकर को कार्यालय लेकर दाखिल हुआ और सभी कर्मचारियों अधिकारियों से परिचित होने के बाद एक औपचारिक बैठक में कार्यक्षेत्र का पूरा विवरण, कार्य में जोखिम और सभी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद बैठक को समाप्त कर सभी कर्मचारियों अधिकारियों को कार्य के उचित निर्देश देने के उपरांत अपने PRO रामा रेड्डी से आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए कार्यालय में टांगी फोटो के विषय में पूछना शुरू किया। सबसे पहले तस्वीर के विषय में रामा रेड्डी ने बताया, ये साहब है, कमलेश डोंगरिया कार्यभार ग्रहण करने के 6 माह में ही शेर ने मार डाला। फिर दूसरी तस्वीर के विषय में बताया कि ये जनाब शार्दुल सिंह जी, इनको कार्यभार ग्रहण करने के 4 माह में ही चंदन तस्कर समूह ने जिंदा जलाकर मार डाला। तीसरी तस्वीर के विषय बताया कि ये जनाब माहेश्वरी चंद्र, इनके कार्यभार ग्रहण करने के 2 माह बाद जनजातीय लोगों ने बेरहमी से मार डाला। चौथे तस्वीर के विषय में बताया कि इनको जंगली डाकुओं ने जिंदा जमीन में दफन कर दिया। इसी प्रकार कार्यालय के लगभग सभी तस्वीरों का कुछ न कुछ ऐसा ही इतिहास था। कुछ को छोड़कर दीपांकर बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ और रामा रेड्डी से सारी जानकारियां हासिल करता रहा। रामा रेड्डी भी निरंतर दीपांकर के चेहरे का भाव जानने की कोशिश करता रहा, मगर उसको पूरा यकीन हो गया कि दीपांकर एक मजबूत इरादों का व्यक्तित्व है। शाम ढल चुकी थी। दीपांकर ने रामा रेड्डी से अपने साथ वहां के लिए चल पड़ा, जो कार्यालय के निकट ही अतिथि गृह था, जिसमें दीपांकर के रुकने की व्यवस्था थी, क्योंकि बंगले की मरम्मत का कार्य चल रहा था। अतिथि गृह पहुंचने पर दीपांकर एकाएक आश्चर्य से ठिठक गया, क्योंकि अतिथि गृह के द्वार पर खड़ी एक लकी उसके अतिथि गृह में आने का इंतजार कर रही थी। वह वही लड़की थी जिसे वह बचपन से लेकर लगभग हर रात अपनी ख्वाबों में देखा करता था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ख्वाब की बेहद खूबसूरत लड़की, जिसे खोजते खोजते हार कर भूल चुका था, अचानक इस घनघोर जंगल में देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अभी भी ख्वाब ही देख रहा है या हकीकत। दीपांकर को विस्मृत देख रामा रेड्डी ने कहा, क्या हुआ साहब, आप अचानक रुक क्यों गए? दीपांकर ने रामा रेड्डी से पूछा कि अतिथि गृह के दरवाजे पर खड़ी लड़की कौन है। रामा रेड्डी ने बताया कि वह छमिया है, अतिथि गृह की देख रेख करती, साफ सफाई करती है। वह जनजातीय समुदाय के कालू की बेटी है। उसके पिता ने उसकी शादी कई बार जनजातीय लड़कों से करने की कोशिश की, मगर हर बार यह कहकर मेरा शौहर आने वाला है, उसी से शादी करूंगी, जिद कर लेती। बातों ही बातों में दीपांकर और रामा रेड्डी अतिथि गृह पहुंचे। ज्यों ही रामा रेड्डी ने कुछ कहना शुरू किया, साहब ये छमिया है। तभी छमिया बोली, यही तो है जिसकी राह मैं इतने दिनों से देख रही थी। यही मेरा शौहर है, जो पिछले जन्म मेरा साथ छोड़कर चला गया था, अब मिला है। रेड्डी साहब बताने की कौनो जरूरत नहीं है। दीपांकर को लगा जैसे सांप सूंघ गया हो। एक तो कार्यालय में टंगी तस्वीरों का सच उसे अंदर से चिंतित किया था, अब नई मुसीबत गले पड़ गई। रामा रेड्डी ने कहा, साहब इसकी बात का बुरा ना मानना, यह अपने खोजते प्यार में पागल है। लेकिन दीपांकर को विश्वास भी हो रहा था, क्योंकि छमिया हूबहू वही लड़की थी जिसे वह अपनी चाहत की ख्वाबों में अक्सर देखता रहता। उसने रामा रेड्डी से कहा, रेड्डी साहब आप जाइए, आराम करिए, बहुत थक गए होंगे। छमिया से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। रामा रेड्डी के जाने के बाद दीपांकर ने छमिया से कहा, छमिया गर्म पानी 2 कपड़ा बदलकर हाथ पैर धोकर फ्रेश होना चाहूंगा। छमिया बोली, साहब हमने पहले से पानी गर्म कर रखा है, जब शौहर कहीं बाहर से आते हैं उनके पैर धोए जाते हैं। दीपांकर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे।
उसने छमिया को नजरअंदाज करने की नीयत से कहा, अच्छा, तुम गर्म पानी दो, हम स्वयं हाथ पैर धो लेंगे। मगर छमिया ने कहा, आज लगभग 150 साल बाद तो मुलाकात हुई और मुझे पैर भी नहीं पखारने दोगे। तुम तो ऐसे ना थे। कहीं तुम्हारे बाप राज गजेंद्र सिंह की क्रूरता का असर तो नहीं हो गया? तुम पर दीपांकर ने कहा कि मेरे पिता अतुल गांगुली है, जो बहुत दयालु और लोगों के सुख दुख को समझने वाले इंसान हैं। छमिया तपाक से बोली, मैं 150 साल पुरानी बात कर रही हूं। छमिया बोल ही रही थी कि अतिथि गृह का खानसामा बालू आ गया। उसने पूछा, साहब, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? दीपांकर कुछ बोलते उसके पहले ही छमिया बोली, कड़ी चावल रोहू मछली बहुत पसंद है। दीपांकर को तब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उसकी स्वाद खाने की पसंद को छमिया ने बताया, उसने तुरंत बालू को जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे छमिया के रहस्य की जानकारी चाहिए थी। छमिया बोली, साहब, पैर पखारने का आज मेरा ही हक है, और आप पैर मुझसे नहीं पखारने देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। दुनिया भगवान को प्यार के बलिदान का भरोसा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। दीपांकर ने बात टालते हुए कहा कि तुम तो 150 साल पहले प्यार की बात कर रही थी। छमिया बोली, हाँ हुजूर, आप रीवा, जो मध्य प्रदेश का रियासत के राजकुमार थे, आप एक दिन शिकार खोजते खोजते बहुत घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी, तभी जंगली जातियों ने आपको घेर लिया। उस रात पूनम की रात थी और आदिवासी अपने देवता को खुश करने के लिए खून का स्नान कराते दुर्भाग्य से उस पूनमवासी को आप ही की बलि हमारा कबीला देने वाला था, जिसमें मेरा बाप कबीले का सरदार हिम्बा भी थे। जब मध्य रात्रि हुए और तुम्हारी बलि होने का समय आया, कुछ पल पूर्व मैं कबीले के झोपड़ी से बाहर निकली, देखा कि तुम बंधे हुए और केबिले के लोग अपने परंपरागत नृत्य से अपने देवता को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैंने तुमको देखा। मेरे मन में प्यार का तूफान उठा, जिसने मुझे झकझोर दिया। मैं तुरंत अपने बापू हिम्बा से तुम्हारी मुक्ति के लिए याचना करने लगी। जब मेरी बापू से बात चल ही रही थी, बीच में निंगा, जिसकी नज़र बहुत पहले से मुझ पर थी और मुझसे विवाह करना चाहता था, पहुंचा और बापू को तुम्हें छोड़ने से मना करता रहा। मैं बापू की प्यारी दुलारी और इकलौती संतान थी। बापू मेरे प्यार से हार गया और उसने तुमको छोड़ दिया और मुझसे बोला, तुम इसी रात इसे जंगल के बाहर छोड़कर वापस आ जाओ। तुम्हें छोड़कर जब मैं वापस आई तो निंगा बापू को मारकर खुद कबीले का सरदार बन चुका था। मेरे जाने के बाद गुस्से से बोला, देख छमिया, तेरे बापू के खून से कबीले के देवता की पूजा हुई, जिसे उन्होंने कबूल किया है और प्रसन्न है। अब तेरी मेरी शादी कोई रोक नहीं सकता है। छमिया हाथ में कटार लिए दुर्गा काली के रौद्र रूप में बोली, खबरदार जो मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी। मैं राजकुमार से ही शादी करूंगी। और इतना कहते हुए वह जंगल के दूसरे छोर बहुत दूर निकल गई। उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात बढ़ती गई और एक दिन तुमने अपने पिता राजा गजेंद्र सिंह से मुझसे विवाह के लिए कहा। तुम्हारा पिता क्रूर और चालक लोमड़ी की तरह था। उसने कहा, ठीक है बेटे, तुम छमिया को राजमहल लेकर आओ। मैं देखूं तो कि तुम्हारी पसंद कैसी है। तुम मुझे लेकर राजमहल गए और वहां तुम्हारे पिता राजा गजेंद्र सिंह एवं मां मैनावती को मेरी खूबसूरती देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जंगल की आदिवासी लड़की हूं। उन्होंने मेरा स्वागत बड़ी खुशी से किया, मगर तुम्हारे पिता ने कुछ और ही सोच रखा था। जब मेरे कुछ दिन अतिथि महल में बीते और मेरे तुम्हारे विवाह की बात चल रही थी, उसी बीच तुम्हारे पिता ने अपने मंत्री कुंदन सिंह के साथ मिलकर मेरे शयन कक्ष में विषधर नाग छोड़ दिया। मैं गहरी नींद में सोई थी, तभी विषधर ने मुझे डस लिया और मैं हमेशा के लिए सो गई। सुबह पूरे राज्य में इस बात की चर्चा थी कि तुम्हारे पिता ने धोखे से मेरी हत्या करवा दी है। जब तुम्हें इस बात का पता चला, तब तुम भी मेरे मृत शरीर पर आकर प्राण त्याग दिए। राजा गजेंद्र सिंह मां मैनावती को बहुत कष्ट हुआ, मगर सब समाप्त हो चुका था। उसके बाद आज तुम इस अतिथि गृह में मिले हो दीपांकर को छमिया की बात सुनते सुनते चक्कर आने लगा और उसे छमिया द्वारा बताई हर घटना का दृश्य स्पष्ट नजर आने लगा। अचानक वह फर्श पर गिरा और सर फट गया, जिससे खून गिरने लगा। छमिया ने दीपांकर को उठाया और कंधे पर ज्यों ही उसका सर रखना चाहा, अचानक दीपकन का सर छमिया के मांग से टकरा गई
और दीपांकर के सर से निकल रहे खून से छमिया की मांग भर गई। तब तक रामारेड्डी खानसामा सभी वहां पहुंच गए और कुछ उपचार के बाद दीपांकर को होश आया और बोला, छमिया मेरा प्यार जिंदगी और जन्मों की जीवन साथी है। यह पागल नहीं बल्कि सच्चे प्यार त्याग की देवी है और यह मेरी पत्नी है। जो रिश्ता प्यार 150 वर्ष पहले परवान नहीं चढ़ा, वह आज मेरे नौकरी के पहले दिन ही पूरा हो गया।